प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आज के अध्ययन का हमारा मुख्य बिंदु है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसके पहले वाले पीरियड में हम लेंस से संबंधित लेंस की परिभाषाएं वगैरह पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लेंस के लिए क्या सूत्र निकलती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास लेंस का सूत्र, ये एक उत्तल लेंस है, इसका प्रकाश केंद्र O और ये मुख्य अक्ष है। अब यदि इसमें लेंस का सूत्र निकालना है तो मान के चलते हैं कि हमारे पास A और ये B वस्तु रखी गई है। इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ A डैश B डैश पर प्राप्त होती है। ये हो गया फोकस। अब यदि हम केंद्र से वस्तु की दूरी मापें तो इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे, और केंद्र से यदि हम प्रतिबिंब की दूरी मापें तो इसको हम V से प्रदर्शित करेंगे। यदि इस लेंस की फोकस दूरी F होती है तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एक सूत्र बनता है। उस सूत्र को हम कहते हैं 1/f = 1/v - 1/u। ये सूत्र प्राप्त होती है 1/v - 1/u = 1/f। इस सूत्र के माध्यम से दिए गए जो लेंस होगी उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र निकला हुआ है वह केवल पतले लेंसों के लिए ही उपयोगी होती है, और यह अवतल और उत्तल दोनों स्थितियों में हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। इसमें इस लेंस की क्या आवर्धन क्षमता होगी ये भी हम देख लेते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता है कि उस लेंस के द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना अच्छे से बना पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं उस लेंस की आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर यदि हम लेंस के सम्मुख वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर प्राप्त होगी। तो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता कहते हैं। चूंकि हम आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं इसलिए m, या इसको हम लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति दोनों का अनुपात ही आवर्धन क्षमता कहलाती है। या इसको हम लिखेंगे m = यदि प्रतिबिंब के लिए हम v रखते हैं तो वस्तु के लिए हो जाएगी u, तो m बराबर v/u भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m बराबर I/o भी लिख सकते हैं। तो ये उस लेंस की जो भी लेंस यहाँ पे दिया रहेगा, चाहे वह अवतल हो या उत्तल हो, उसके लिए आवर्धन क्षमता की यही परिभाषा है। प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के अनुपात को हम उस लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब हमारा जो मुख्य विषय वस्तु है वह है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र वास्तव में क्या होता है इसके बारे में इसकी परिभाषा देख लें। तो इस प्रकार ऐसा यंत्र जिसका उपयोग
दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। और यह मुख्य रूप से प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र की बात करें तो जो हमारा मानव की जो नेत्र होती है वह प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र इसके अंतर्गत आता है मानव नेत्र। और यदि हम कृत्रिम या मानव द्वारा बनाए गए यंत्र की बात करें तो उसको हम कहेंगे कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, और तीसरा इसमें हम ले सकते हैं दूरदर्शी। तो इस तरीके से कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसको हम मानव नेत्र कहते हैं, इस मानव नेत्र की क्या संरचना होती है, उसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का या प्रत्येक बिंदुओं का क्या क्या काम होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर मानव नेत्र का जो आंतरिक संरचना है उस संरचना को इस चित्र के माध्यम से दिखाई गई है। इसमें अलग अलग यहाँ पर बिंदु है जिसका नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दृष्टिपटल यहाँ पे जो लिखा गया है उस दृष्टिपटल का क्या काम होती है और यह क्यों आवश्यक है। तो यह नेत्र का ऊपरी भाग होती है दृष्टिपटल, और ये जो आँख होती है उस आँखों की क्या करती है, रक्षा करती है, और ये एक सफ़ेद परत के रूप में आँखों के ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के बाद दूसरा जो हमारा बिंदु है वह है कार्निया। ये कार्निया, तो ये दृष्टिपटल के सामने का भाग होता है, जो उभरा हुआ सतह होती है कार्निया। जो प्रकाश किरणें, किसी भी वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएगी वह इसी कार्निया से होते हुए अंदर पहुँचती है। तीसरा जो इसमें बिंदु है वह है आइरिस। तो कार्निया के पीछे का भाग होता है आइरिस, और ये एक काले पर्दा होता है, आने वाले प्रकाश किरण को नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस। उसके बाद इसमें जो पुतली दिख रही है वह आइरिस के अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है, जो प्रकाश किरणें गुजरती है उसको ये पुतली के अंदर जो नियंत्रित जो हुआ रहता है, इसमें इसका जो एक्चुअली में इसकी जो भाग होती है वो इसका जो व्यास होता है वो 2 मिलीमीटर की होती है, और ये पुतली जो है फैलती रहती है, सिकुड़ते रहती है। जैसे हम अंधेरे में चले जाएं तो पुतली ऑटोमेटिक फैल जाएगी, उसका व्यास बड़ा हो जाएगा, और यदि उजाले में चले जाए या सूर्य की रोशनी में चला जाए तो ये जो है इसकी व्यास जो है सिकुड़ जाती है या कम हो जाती है। तो ये फैलने सिकुड़ने का काम करता है पुतली जो है। और इसकी जो कलर होती है जिसको हम रंग कहते हैं, जैसे हमारे भारत में भिन्न भिन्न समुदाय के जो लोग रहते हैं अलग अलग जगहों में निवास करते हैं, तो वहाँ की जो अनुवांशिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो ये पुतली का जो रंग होती है या कलर होती है वह सब ब्राउन हो सकती है या काला हो सकती है। हम देखते हैं कि कई कई व्यक्तियों में जो पुतली का जो रंग होता है वह भूरा दिखाई देता है, और बहुत सारे व्यक्तियों में वह कलर जो है काला दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे लेंस है। लेंस कॉर्निया के पीछे बना होता है, और ये एक प्रकार के उत्तल लेंस है जो मोटी होती है, मांसपेशियों के द्वारा यह बना रहता है और मांसपेशियों से यहाँ पर नियंत्रित होती है। तो ये जो है सिलियरी मांसपेशी, इसी सिलियरी मांसपेशी से ये लेंस जो है फैलती है और सिकुड़ती है।
तो लेंस के द्वारा ही वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगी वह कहाँ पे बनती है, रेटिना पर। तो यहाँ पर ये चूंकि उत्तल लेंस है, इसलिए उत्तल लेंस के द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब है वह कैसे रहती है, उल्टी होती है और वास्तविक रहती है। इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर रेटिना। तो लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह रेटिना पर प्राप्त होती है। तो रेटिना एक पर्दे का काम करता है जो लेंस में बने हुए प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना में बनती है। तो ये रेटिना की जो स्थिति है वो लेंस के दूसरी तरफ आंख में एक झिल्लीदार यहाँ पे जो बना हुआ है वह झिल्लीदार जो भाग है वह रेटिना कहलाती है। तो वास्तव में ये एक प्रकार का पर्दा है और आंख में जो बने प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ही प्राप्त होती है। और यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टी दिखाई देती है। रेटिना में यहाँ पर एक पीत बिंदु है, जो ये येलो स्पॉट जो दिखाई दे रही है वह येलो स्पॉट पीत बिंदु कहलाती है। तो यहाँ पर रेटिना में जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होती है उसकी तीव्रता सबसे अधिक इसी बिंदु पर होती है, यानी कि रेटिना में जो बिंदु प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होती है वह इसी बिंदु पर प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। तो यह आंख का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और उसी का एक भाग है रेटिना का जो है अंध बिंदु। ये अंध बिंदु, ये ब्लैक जो पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि अंध बिंदु मतलब जो व्यक्ति अंधा होता है, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देती, तो वहाँ रेटिना पर बनने वाले जो प्रतिबिंब है यहीं पर प्राप्त होती है। मतलब ये पूरा डार्क होता है, अंधेरा होता है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होती, ये पूरे क्या होती है, अंधकार रहता है। ये इस भाग पर प्रकाश की तीव्रता 0 होती है। तो रेटिना का ये दो मुख्य भाग है, एक पीत बिंदु और दूसरा अंध बिंदु। इसमें एक है दृष्टि नाड़ियां जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक तंत्रिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह इसका मुख्य काम ये होती है कि रेटिना पर जो वास्तविक और उल्टी जो प्रतिबिंब बनी हुई है और ये जो भाग होता है वह प्रकाश के प्रति संवेदन होती है। तो जो रेटिना पर जो बनने वाले प्रतिबिंब है उसकी सूचनाओं को ये दृष्टि नाड़ियाँ जो मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के द्वारा हमें किसी भी वस्तु का उसका वास्तविक प्रतिबिंब, सीधी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होती है। तो ये मुख्य कार्य दृष्टि नाड़ियाँ की होती है जो सूचनाओं को क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुँचाने की काम करती है। फिर इसमें एक जली द्रव है और दूसरा एक यहाँ पर कांचाभ द्रव है। तो जली द्रव नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर दिख रही है। देखिए कॉर्निया दिख रहा है यहाँ पर और ये नेत्र लेंस दिख रहा है, उसके बीच में है ये जली द्रव। तो ये जली द्रव पारदर्शी होती है और इसकी जो अपवर्तनांक होती है जली द्रव का, ये होती है 1.337। इसका जो अपवर्तनांक होगी 1.337 होती है। उसी तरीक़े से एक दूसरा द्रव है जिसको हम कहते हैं कांचाभ द्रव। तो कांचाभ द्रव इसका जो स्थान है नेत्र लेंस और ये जो रेटिना है इसके भाग में यहाँ पर बीच में है। तो इसकी भी ये भी पारदर्शी द्रव है और इसका जो अपवर्तनांक होती है वह 1.336 होती है। तो इस तरीक़ा से जो मानव नेत्र है ये मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है और इसमें जो अलग अलग बिंदु हैं उसका वर्णन इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं मानव नेत्र की क्रियाविधि। मानव नेत्र की क्रियाविधि, मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होती है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश किरणें या किसी वस्तु से आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं वह कॉर्निया, जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉर्निया दिख रही है, कॉर्निया से होते हुए ये आइरिस के बाद में पुतली के बाद में यहाँ पे जो जली द्रव है, जली द्रव के बाद ये क्या बोलते हैं पित्त बिंदु से होते हुए रेटिना पर प्राप्त होगी। जो प्रकाश किरणें या किसी वस्तु से जो भी प्रकाश किरणें आ रही है वो कॉर्निया, आइरिस, पुतली और ये जली द्रव वहां से होते हुए लेंस पे आएगी। फिर लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगी, रेटिना पर प्राप्त होती है। तो इसको हम चित्र में भी समझ सकते हैं। ये एक वस्तु है ए और ये बी।
ये है कॉर्निया। ये प्रकाश जो किरणें इस वस्तु से आएगी वह यहाँ पर लेंस है, उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस से होते हुए निकलती है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये 2 पॉइंट है जहाँ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब इस पर प्राप्त हो रही है, और ये है रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होती है जो कि उल्टी और वास्तविक होती है। तो इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये इसकी क्रियाविधि हो गई। मानव नेत्र इस तरीके से काम करती है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। इसकी क्या समंजन क्षमता है, मतलब ये मानव नेत्र किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो इसकी हम समंजन क्षमता को भी देख लेते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता से अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का जब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वह वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर प्राप्त हो, तभी किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगी। यदि प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होती है तो हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकेंगे। तो यह जो कार्य होती है वो जो सिलियरी मांसपेशी यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है, सिलियरी मांसपेशी, इस सिलियरी मांसपेशी का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल होती है वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। लेंस, यहाँ पे जो उत्तल लेंस दिखाई दे रही है, इसी सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से सिकुड़ती है और फैलती है। ठीक है, तो जब सिकुड़ती है और फैलती है उसी कंडीशन पे या उसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जिसके कारण वह भिन्न दूरियों पर स्थित, अलग अलग दूरियों पर यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और यहाँ पर नेत्र की समंजन क्षमता में जो सिलियरी मांसपेशी है वह सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा लेंस सिकुड़ करके कभी पतली हो जाती है या फैल जाती है, तो लेंस की फैलने और सिकुड़ने की स्थिति के आधार पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। दृष्टि दोष और उसका निराकरण। दृष्टि दोष और उसका निराकरण, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आंख की समंजन क्षमता उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है उसकी जो दृष्टि जो होती है वो भी देखने की क्षमता है वह भी कम होते दिखाई पड़ती है। तो ये मुख्य रूप से किसके कारण होती है, जो सिलियरी मांसपेशी है उस सिलियरी मांसपेशी की कमजोर होने की स्थिति में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार से जो दृष्टि दोष है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो सकती है। पहला हम लेके चलते हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किस प्रकार के दोष को कहेंगे, इसका निराकरण कैसे किया जाएगा और इसके कारण क्या होती है यहाँ पर देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष शब्द से पता चलता है कि इसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, निकट में मतलब समझते ये हैं, इसकी परिभाषा जब व्यक्त की जाती है तो उस समय
ये बोला जाता है कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वह स्पष्ट दिखाई देती है, दोष का मतलब वह नहीं है। समझ में आ रही ना, यहाँ पे परिभाषा क्लियर होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके कारण में चलते हैं। इस दोष उत्पन्न होने के कारण, तो ऐसा कारण इस स्थिति में निर्मित होती है कि जैसे नेत्र की जो गोलाई है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये नेत्र जो गोला जो दिख रहा है, ये किसके कारण है, दृष्टि पटल के कारण है। तो दृष्टि पटल का जो मुख्य कार्य है वह इस नेत्र की गोलाई को बनाए रखना होता है। इसके साथ साथ जो बाहरी जो वातावरण है, उस वातावरण से हमारी आंखों की सुरक्षा करने का भी काम करता है दृष्टि पटल। ठीक है, तो यदि ये नेत्र की गोलाई कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है या किसी कारण से फैल जाती है, उस स्थिति में इस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा स्थिति इसमें आ सकती है कि लेंस की जो फोकस दूरी है, यहाँ पर जो उत्तल लेंस जो दिखाई दे रही है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। उस स्थिति में भी यहाँ पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब इसका निराकरण किया जाएगा, इस प्रकार के दोष का जब निवारण किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं उसका निराकरण करना। इस दोष को कैसे दूर करेंगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब इसका निराकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अवतल लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसका जो चश्मा होगा वह चश्मा क्या होगी, अवतल लेंस से बना होगा। ठीक है, ताकि वह दूर की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, तो अवतल लेंस समझ में आ गया। यहाँ पर इसमें प्रतिबिंब कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो रेटिना के पहले बन जाता है। ये जो दोष उत्पन्न होता है, तो चूंकि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और कम होने के कारण वह रेटिना से पहले बन जाती है, इस कारण ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। चित्र में हम देखें इसको, ये उत्तल लेंस है और प्रकाश किरणें किसी वस्तु से लेंस पर आपतित हुआ और ये यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है, और ये जो स्थिति है वह है रेटिना। तो वास्तव में ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए था। ठीक है ना, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगी तभी वह क्या होगा, स्पष्ट होगा। रेटिना के पहले बन रही है, क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, कम हो जा रही है। ठीक है ना, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है। ये तो जब यहाँ पर अवतल लेंस लगाया जाएगा तो यहाँ पर ये जो बनने वाली प्रतिबिंब है, जो रेटिना के पहले बन रही है, वो कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। इसके कारण जैसे इसको हम क्या करते हैं, इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर इसको बनाएगा रेटिना पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा दोष है इसका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा कि ऐसा दोष या ऐसा दृष्टि विजन जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, इस प्रकार का दोष क्यों उत्पन्न होती है, तो ऐसा दोष उत्पन्न होने के पीछे कारण यह है कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा स्थिति इसमें आ सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होना, ये दो स्थितियां निर्मित होती है।
जिसके कारण ये दूर दृष्टि का दोष उत्पन्न होता है। यदि हम इसको चित्र में देखें, ये जैसा लेंस है, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें लेंस पर आई, इसका जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर रेटिना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, मतलब रेटिना के पीछे, ठीक है ना। तो क्यों हुआ, लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो गई, फोकस दूरी ज्यादा हो गई मतलब स्वाभाविक है वह रेटिना के बाद में बनाएगा, जिस कारण दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है ना। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसका जब निराकरण किया जाता है तो यहाँ पर उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर एक ऐसा उत्तल लेंस उपयोग करेंगे जिसका फोकस दूरी निश्चित हो, तो इस प्रकार इस दोष को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तीसरी इसमें होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष की परिभाषा यह है कि इस प्रकार जब नेत्र में दोष उत्पन्न होता है तो किसी भी व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह कब उत्पन्न होती है इस प्रकार के दोष, जब व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उसको पास भी दिखाई नहीं देती और दूर भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो वह जरा दृष्टि दोष के कारण ही होती है। और नेत्र की जो समंजन क्षमता है, नेत्र किसके द्वारा अपने आप को समंजित करती है, लेंस सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। तो वह भी क्या हो जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण वह नेत्र को पूरी तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समंजित नहीं कर पाती और जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। जब ऐसे दोषों को दूर किया जाता है तो वहां पर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इस दोष को दूर करना तो क्या करेंगे, द्विफोक्सी लेंस वहां पर लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से जैसे दूर की वस्तु को देखना है तो जैसे ग्लास आप लोग देखे होंगे, चश्मा जो बनता है उसको देखे होंगे, वहां पे डबल लेंस का उपयोग होती है जिसको हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो ऊपर वाला जो स्थिति रहती है वो दूर को देखने के लिए होती है और नीचे वाला जो लेंस लगा रहता है वह क्या रहता है, नजदीक के वस्तुओं को देखने के लिए होती है। तो इस तरीके से द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो चौथा दोष है वह है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, दृष्टि वैषम्य के दोष कहेंगे। जैसे इस तरीके से ऐसा ये क्षैतिज लाइन ऐसा दिखाई दे रही है, इसके ऊपर यदि एक ऊर्ध्वाधर लाइन और दिखाई दे रही है, तो यदि इस प्रकार के दोष है किसी व्यक्ति में, इस प्रकार की यदि उसकी आंखों में दोष है, तो वह दोनों जो लाइन जो दिख रही है, जैसे ये इधर जा रही है क्षैतिज है और ये ऊपर जा रही है, ये दोनों स्थितियां अलग अलग नहीं कर पाते, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं दृष्टि वैषम्य। और इस प्रकार के जो दोष होती है वह सिलियरी मांसपेशियों में विकृति के कारण उत्पन्न होती है। यदि हम इसका कारण देखें तो क्या है, सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर होना या किसी कारण से वह क्षतिग्रस्त जब हो जाती है, उस स्थिति में ऐसे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि कॉर्निया का पूर्णतः गोल न होना। जो कॉर्निया होती है वो पूरी तरीके से जब गोल होती है तभी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो कॉर्निया भी किसी कारण से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है या फैल जाती है, उस स्थिति में भी यहाँ पर दृष्टि वैषम्य की स्थिति प्राप्त होती है और व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं को अलग अलग नहीं कर सकती। तो ऐसे स्थितियों को जब दूर करना है तो वहां पर एक बेलनाकार लेंस होता है, उस बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम दृष्टि दोष जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया। इसके बाद एक और है मुख्य रूप से जिसको हम कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, तो वर्णांधता का मतलब ये होता है कि व्यक्तियों को जब कलर होती है, जैसे 7 प्रकार की कलर है या जितने भी प्रकार की कलर होती है, जब व्यक्ति कलर को या रंग को स्पष्ट रूप से उसमें अंतर नहीं बता पाते तो ऐसे जो दोष होती उसको हम कहते हैं वर्णांधता। जैसे किसी व्यक्ति को हम पीला कलर दिखाई दे तो पीला कलर जब उसको देखेंगे तो वह भी क्या होगी, काला दिखाई देगी। लाल कलर यदि उसको दिखाएंगे तो वो भी क्या दिखाई देगी, काला दिखाई देगी, है ना। तो रंगों में अंतर महसूस नहीं कर पाता, मतलब कोई भी यदि कलर उसको हम दिखाई दे तो वो क्या करेंगे, या तो काला देखेंगे या फिर सफेद देखेंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति को केवल काला और सफेद दिखाई देती है, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं, उस व्यक्तियों में वर्णांधता का दोष कहते हैं, ठीक है। और ये मुख्य रूप से व्यक्तियों में बहुत कम पाई जाती है, मतलब ऐसा दुर्लभ ही व्यक्ति होगी जिसमें ये वर्णांधता या जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस ऐसे दोष पाई जाती है। ये मुख्य रूप से किसमें होता है, जानवरों में होती है। ऐसे दोष ज़्यादातर जानवरों में होती है, मनुष्य में बहुत ही कम है, रेयर कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम जो दृष्टि दोष और उसका निवारण करने की जो 4 विधियां हैं उसको देखें। इसके बाद जो कृत्रिम जो प्रकाशिक यंत्र है उसमें हम लेते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी में जैसे एक शब्द आता है, हम इसको कहते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण, दर्शन कोण से स्पष्ट है कि देखने के द्वारा जो कोण निर्मित होता है, शब्दों से पता चलता है कि किसी भी वस्तु को जब हम देखेंगे तो आंख भर जो कोण प्राप्त होगी वह कोण क्या होती है, दर्शन कोण होती है। दर्शन कोण जब आंख पर बनता है तो वह वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। यदि वस्तु दूर में है तो उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान छोटा होगा, और यदि वस्तु पास में है तो उसके द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे हम यहाँ से खड़े होकर पहाड़ की चोटी में यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि वह व्यक्ति जो है छोटी दिखाई देगी, ठीक है। और यदि यहीं कहीं पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको हम देखेंगे तो वह बड़ा दिखाई देगा। अंतर समझ में आ गया। इसको यदि हम चित्र में देखें तो ये एक व्यक्ति है, तो इसके द्वारा ये आंख है, ठीक है। यदि यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं, चलिए हम इसको अल्फा मान के चलते हैं। ये वस्तु की स्थिति ए और बी है, अल्फा कोण बन रहा है आंख पर, और मान लीजिए यहाँ पर एक इसका प्रतिबिंब बनती है जिसको हम कहते हैं ए डेश और ये बी डेश, तो ये यहाँ पर बनेगी, इसको हम लेके चलें बीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो ये पास है इसलिए इस पर आंख पर जो बनाया गया कोण का मान ज्यादा है, ये दूर है इसलिए यहाँ से जो ये आंख पर जो कोण बन रही है उसका मान कम है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से दर्शन कोण में हमेशा पास की स्थिति में यदि कोई वस्तु है तो उसका कोण बड़ा बनेगा, और यदि दूर कोई वस्तु स्थित है तो उसका कोण जो है छोटी बनेगी। तो इसको हम कहते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की क्या परिभाषा होना चाहिए। सूक्ष्म मतलब छोटी सी छोटी। तो सूक्ष्मदर्शी की हम परिभाषा यही देते हैं कि ऐसा उपकरण जो पास स्थित छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके
बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ऐसे हम यंत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला में हम देखते हैं, यदि अपने को किसी स्लाइड को देखना है तो वहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? छोटी से छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्रकाशिक यंत्र को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत होती है वह कम फोकस दूरी का उसमें एक उत्तल लेंस लगी रहती है जो वस्तु को आवर्धित करके उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने का काम करता है। तो ये उत्तल लेंस के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी फोकस दूरी का है और उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसमें यदि हम आवर्धन क्षमता की बात करें, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता की परिभाषा से m बराबर बीटा अपान अल्फा होती है। m बराबर बीटा अपान अल्फा का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब यहाँ पे शब्द आ जाएगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने चित्र बनाया था, ये वस्तु है, इस पर बनाया गया कोण अल्फा, यहाँ पर ये प्रतिबिंब है, इस पर बनाया गया कोण बीटा। तो ये आँख है, ये वस्तु की स्थिति है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो दूरी होगी, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। डी का मान कितना होगा? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर जो दूरी होती है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता की क्या परिभाषा निकल गया कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम उस सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसको हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं। और m बराबर होती है बीटा अपान अल्फा, जहाँ पर बीटा प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है और अल्फा वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की हो सकती है। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इस कारण इस प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी होगी उसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी जो सिद्धांत होती है कि यदि कोई वस्तु लेंस के केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो किरण आरेख यदि हम बनाएं, तो यदि कोई वस्तु लेंस के केंद्र और उसके फोकस पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगी वह वस्तु से बड़ी और आभासी प्राप्त होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होती है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होती है। इसकी किरण आरेख बताते हैं यहाँ पर। सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख।
ये प्रकाश केंद्र, ये फोकस F। यदि वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो A और B, तो शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद उसकी फोकस से होकर के आगे गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण शीर्ष से होकर के निकलेगी और वक्रता केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर वस्तु की दिशा में ही आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनती है जो वस्तु से बड़ी होती है। तो इस तरीका से जो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगी वह इस प्रकार की होती है जो पास स्थित वस्तुओं को आवर्धित करके उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सरल सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख बता सकते हैं। इसमें यदि हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम जानते हैं एम इक्वल टू क्या होती है, बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है, वस्तु के द्वारा निर्मित कोण, और अल्फा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित कोण। तो ये जैसे बीटा है तो यहाँ से जो बनने वाली कोण यहाँ पर बन रहा है ये भी क्या होगा, बीटा होगा। तो ये था सरल सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद हम इसमें देखते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है यौगिक, और इसको यौगिक को हम कहते हैं संयुक्त। सूक्ष्मदर्शी, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसे प्रकाशिक यंत्र होता है जिसमें अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे थे तो यहाँ पर देखा गया कि उसकी फोकस दूरी कम होती है, तो किसी भी वस्तु का जब अपने को स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो वह सरल सूक्ष्मदर्शी उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती है। तो हमको संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करते समय दो यहाँ पर नलियाँ होती है जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीक़ा से जुड़ा रहता है। इस नली पर एक उत्तल लेंस लगा रहता है, यहाँ पर ये भी एक दूसरी नली है, यहाँ पर भी एक उत्तल लेंस लगा रहता है। तो यौगिक का मतलब यह है कि दो लेंसों से बना सूक्ष्मदर्शी, दोनों उत्तल लेंस है और इसमें दो लेंस उपयोग करें, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये जो दोनों नलियाँ हैं, एक सक्रिय है एक चौड़ी है, ये दोनों आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है, समंजित हो सकती है। तो यहाँ पर एक क्रॉस तार लगा रहता है, इस क्रॉस तार के माध्यम से ही हम प्रतिबिंब की स्थिति को देख करके उसका स्पष्ट वस्तु की स्थिति को देख करके हम उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दो लेंस है तो दोनों लेंस का क्या क्या नाम हो सकता है। तो पहले वाला जो लेंस है यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे और इस लेंस के माध्यम से देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेंस है वह लेंस क्या कहलाएगी, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। और ये वाला जो लेंस है इससे वस्तु को देखा जाएगा, तो इसलिए इस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसका हम किरण आरेख देखते हैं कि इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होती है। किरण आरेख।
ये अभिदृश्यक लेंस है, इसका प्रकाश केंद्र O से प्रदर्शित कर रहे हैं। O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिससे हम देखते हैं। इसके सामने एक वस्तु रखी है, ये हो गया A और B। इससे चलने वाली प्रकाश किरण ठीक, एक प्रकाश किरण शीर्ष से निकला, लेंस से अपवर्तित होने के बाद में फोकस से होते हुए निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से निकली, केंद्र से होते हुए अपवर्तित होकर सीधे निकल गई। तो ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये है ए डैश और ये बी डैश, जो वास्तविक है, वस्तु से उल्टी है और वस्तु से बड़ी है। ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा लेंस है जिसको हम कहते हैं, इसका यहाँ पर प्रकाश केंद्र को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। ई का मतलब होता है आई, और आई क्या है, देखने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलेगी, इस नेत्रिका के लिए ये ए डैश जो बी डैश है वह क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो हम प्रतिबिंब रचना के नियम से जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें लेंस पे जाएगी वह अपवर्तित होने के बाद उसकी फोकस से होते हुए सीधे निकल जाती है। दूसरा एक प्रकाश किरण शीर्ष से निकलेगी जो केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। तो इस तरीका से यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर ये कहते हैं ए डबल डैश और ये बी डबल डैश। इस तरीका से जो यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें वस्तु, अब इसके लिए वस्तु ए डैश बी डैश हो गया, इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इस वस्तु के लिए या इस लेंस के लिए आभासी प्रतिबिंब है। तो इस तरीका से यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसका भी आवर्धन क्षमता वही होगा, एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात, ये कहलाती है आवर्धन क्षमता। यहाँ पर अल्फा कोण बनेगी, यहाँ पर जो कोण बन रही है वो कौन सा कोण बनेगी, बीटा कोण बनेगी, वस्तु के द्वारा निर्मित है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इस लेंस का आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। चूंकि यह जो लेंस है इसकी आवर्धन क्षमता पहले वाले जो सूक्ष्मदर्शी पढ़े हैं जिसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उससे ज़्यादा है। इस कारण जो प्रयोगशाला जो होती है उसमें ऐसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो आज का हमारा अध्ययन का जो प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत जो हमारा मुख्य बिंदु था कि प्रकाशी के यंत्र में मानव नेत्र का अध्ययन, सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन, इसके बारे में किया गया। इसमें एक और है आगे दूरदर्शी, तो दूरदर्शी के बारे में इसके आगे वाला पीरियड में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू। इसमें हम देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित जो दर्शन कोण होती है उस दर्शन कोण जिसको हम बीटा से प्रदर्शित कर रहे थे, दर्शन कोण, इसको हम बीटा से प्रदर्शित कर रहे थे। तो इस बीटा के स्थान को मैं गलत जगह में लिखा था, उसको हम सुधार करके लिखेंगे। तो इसके लिए सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसके लिए यहाँ पर किरण आरेख देख लेते हैं। ये एक उत्तल लेंस है,
इसका ये मुख्य अक्ष, ये हो गई प्रकाश केंद्र। तो यहाँ पर ये इसकी फोकस हो गई। लेंस के सम्मुख एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से जाएगी और अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पे इसकी जो प्रथम फोकस है इससे होकर के निकल जाती है। दूसरी जो इसका प्रकाश किरण जो निकलेगी वह इसके शीर्ष से होकर के जाएगी और प्रकाश केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। तो इस तरीक़े से इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम इस दोनों प्रकाश किरण जो आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब लेंस से परिवर्तित होकर आगे की ओर जा रही है, उसको यदि हम पीछे की ओर ले जाएं तो इसका जो किरण आरेख जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पीछे की ओर ले जाते हैं इसको। अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, दोनों को पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, ये बी है। तो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। तो बीटा की स्थिति जिसको हमने गलत किया था यहाँ पर लिख दिए थे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब द्वारा लेंस पर या आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। बीटा की स्थिति यहाँ पर आएगी, इसको यहाँ पर लिखा गया था, तो ये इसमें सुधार करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा ये होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर एक और चित्र बनाते हैं जिसको हम कहेंगे ये अल्फा। ये O हो गया, ये वस्तु A और ये B। तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण यहाँ पर अल्फा है। तो इसी में आवर्धन निकाले थे, आवर्धन m = बीटा अपान अल्फा। तो ये सूत्र यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर ये सुधार करने बीटा की स्थिति यहाँ पर ये प्राप्त होगी। थैंक यू।